हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप जाएं उस वीडियो को देखें। और हम 11 का जो फिजिक्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, बीच से शुरू कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े। अब जो ये वाला चैप्टर होगा जो शुरू करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो एक चैप्टर हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप जाएं उसको जाके देखें बिल्कुल। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट्स करें, जो भी आपके डाउट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके बिल्कुल सॉल्व करूंगा कमेंट्स में, यदि आप मेरे से पूछेंगे तो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिए हम पूरा, उसके न्यूमेरिकल्स भी बना लिए हम बहुत सारे। ठीक है, आप यदि सजेस्ट करेंगे मेरे को कि मेरे को और सर ये न्यूमेरिकल्स भी समझना है, मेरे को कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन। लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हमने अपने 11 के फिजिक्स के प्रीवियस सीरीज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पूरा पढ़ लिया था और ये पूरे टॉपिक्स हमने क्या किए थे, कवर किए थे। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये दोनों चैप्टर्स, इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड किसके अंदर आता है, एक यूनिट के अंदर आता है जिसका नाम है बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मतलब क्या होता है, कोई भी अंदर का, हिंदी में बोला जाए बल्क को तो हम बोल सकते हैं गूदा। ठीक है, तो बल्क मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है थ्रस्ट, एक प्रकार की फोर्स ही होती है। ठीक है, पुश की। ठीक है, पुल नहीं बोलते हम थ्रस्ट को, एक प्रकार की फोर्स ही है पुश करने की। प्रेशर, पास्कल्स लॉ के बारे में देखेंगे। प्रेशर क्या होता है, पानी के अंदर कैसे प्रेशर वेरी करता है वो देखेंगे हम पास्कल्स लॉ में। बोइंसी के बारे में देखेंगे कि कैसे कोई चीज कैसे तैरती है पानी में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है। सरफेस टेंशन के ऊपर देखेंगे कि पानी की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप पानी में ऐसे बड़ा सा एरिया करके मारेंगे छप से तो क्या होगा, हाथ में लगता है, तो पानी का जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन टाइप का बिहेव करता है, ऊपर वाली लेयर, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एक प्रकार से सरफेस टेंशन से रिलेटेड होती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी में कैसा एंगल बनता है, लिक्विड किसी छोटे पाइप में चढ़ेगा कि उतरेगा, उस बारे में, वही कैपिलरिटी भी होती है। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में देखेंगे कि जब फ्लूइड मोशन में आता है, फ्लूइड डायनामिक्स में होती है ये सब चीजें। फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट अभी तक जो मैंने बताया, बर्नौली थ्योरम डायनामिक्स में आ जाता है जब फ्लूइड मूव करने लग जाता है। विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी और स्ट्रोक्स लॉ के बारे में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये तो बहुत एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, अंदर एक एक टॉपिक को समझने के लिए हमें 2-3 और सब टॉपिक्स लग सकते हैं। ठीक है, तो पूरा हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज वो भी एक और पार्ट होता है बल्क मैटर में, तो जब हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने पढ़ लिया है, जिसको भी पढ़ना है वो जाके वहां पे देख सकता है। और ऐसा भी होता है स्कूल लेवल में, ऐसा क्या होता है कि टीचर्स आपको पहले के कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, 12-13 चैप्टर्स हैं, तो पहले के आपको 9 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए, 10 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स क्या करते हैं, वो आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप खुद पढ़ लीजिए, या छूट जाता है, या क्लासेस ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैं बीच से शुरू किया हूं, ताकि आप स्कूल में स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स या जो भी आपकी जैसे भी क्लासेस चल रही होंगी उसमें आप स्टार्टिंग चैप्टर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, साथ ही साथ मैं आपके बीच से एंड के चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और स्टार्टिंग के भी जो चैप्टर्स हैं, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट मेजरमेंट, वो भी मैं आपको एकदम बेस्ट लेवल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम अपनी बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। हमने अपने टाइमलाइन में देखा था कि हम पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ये मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बताया है, तो हमने ये चीज कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर से शुरू करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं, ये तीनों एक ही यूनिट का हिस्सा होते हैं, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी, फिर आगे भी चैप्टर्स आते हैं। तो ये हमारी टाइमलाइन है, हमने अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम कहां आ गए, यहां पे आ गए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आ गए, और हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके पहले हमने क्या देखा था, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड्स की कैसे प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखेंगे कि फ्लूइड्स मतलब क्या, लिक्विड और गैस, ऐसी चीजें जो फ्लो करती है। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स और गैस दोनों आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और पूरे फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। बहुत बड़ा, आगे जाके आप जब इंजीनियरिंग करने जाएंगे ना, तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लोगों को बहुत कठिन लगता है सब्जेक्ट ये वाला, बट बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ठीक है,
पूरा थ्योरेटिकल चीजों को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि एग्जाम में आपको वो कोई भी क्वेश्चंस पूछे थ्योरेटिकल तो आप उसका आराम से आंसर कर पाए। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स की बात करूं और गैसेस की बात करूं, पानी और गैस, जैसे लिक्विड क्या है वाटर और गैस क्या है एयर, ठीक है। कैन फ्लो एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहते हैं, फ्लो करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फ्लूइड्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। फ्लूइड्स जो है वो हर जगह है, हमारे चारों तरफ है। जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं और जिस रूम में आप पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, उस रूम में भी क्या है, एयर प्रेजेंट है। वो एयर भी क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की फ्लूइड है, तो वो हर जगह है। अर्थ हैज एन एनवलप ऑफ एयर। जो अर्थ है वो क्या है, एनवलप मतलब क्या है, कवर करके रखा है। अर्थ को क्या करके रखा है, उसका एटमॉस्फेयर, उसको क्या करके रखा है, पूरा कवर करके रखा हुआ है। अर्थ हैज एन एनवलप ऑफ एन एयर एंड 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ऑब्वियसली बात है, 2/3 हिस्सा जो उसके सरफेस का है वो क्या है, पानी से कवर्ड करके रखा गया है, ठीक है। किसमें, अर्थ में। और अर्थ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज वाटर तो है ही, साथ ही साथ उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, पूरी एयर है। तो क्या है, पूरा फ्लूइड से ही हम बने हुए हैं, ठीक है। वाटर इज नॉट ओनली नेसेसरी। यदि हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर क्या है, सिर्फ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी तो है ही वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वाटर नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। साइंटिस्ट लोग दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स की बात करें हम, तो उसमें लाइफ खोज रहे हैं। वो कैसे खोज रहे हैं, सबसे पहले वो क्या देख रहे हैं कि वाटर है कि नहीं, और वाटर तरल पदार्थ में है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं वाटर, यही चीज तो वो सर्च कर रहे हैं। यदि कोई भी दूसरे प्लैनेट्स में हमें वाटर मिलता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लाइफ क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये सब चीज कैसे पता चलती है, क्योंकि जो पहली बेसिक लाइफ थी वो सब कहां से आई है, वाटर के जरिए ही आई है, और हम खुद पूरे वाटर के बने हुए हैं। तो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसा बिहेव करते हैं। एवरी मैमेलियन बॉडी मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं, सारे मैमल्स कंस्टिट्यूट्स मोस्टली ऑफ वाटर। हम भी क्या होते हैं, मैक्सिमम पानी के ही बने हुए हैं। ऑल द प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग बींग्स, जितने भी जिंदा चीजें हैं उनके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, बींग इंक्लूडिंग प्लांट्स, पेड़ों की भी बात करें, आर मेडिटेटेड बाय द फ्लूइड्स। जितने भी अंदर प्रोसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, फ्लूइड्स में होते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड ही पूरे इधर उधर न्यूट्रिएंट्स को देता है। वो क्या करता है, ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। Thus, understanding behavior and properties of fluids इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी कारण बिहेवियर फ्लूइड का, कि कैसा बिहेव करेगा अलग अलग कंडीशन में, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये सब क्या है, जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि कैसा बिहेव करता है अलग अलग कंडीशन में। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा। इवन जितने भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं ना, जैसे हम अपने अर्थ की बात करें, ठीक है, यदि कोई भी प्लेनेट, अर्थ कैसा प्लेनेट है, एक प्रकार का रॉकी प्लेनेट है, ठीक है। ये क्या होता है, रॉक टाइप का प्लेनेट है। बल्कि यदि कोई हम ऐसे प्लेनेट की बात करें जो अर्थ से 50% भी बड़ा हो गया ना, तो वो सब क्या हो जाते हैं बताओ, गैस जाइंट्स हो जाते हैं। जैसे हमारे अपने सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लेनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और जो लास्ट वाला हमारा प्लेनेट है वो सब क्या है, एक प्रकार के आइस जाइंट्स है। बट मैक्सिमम जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जो पूरे सोलार सिस्टम में मिलते हैं, सब क्या होते हैं, गैस जाइंट होते हैं। जैसे जुपिटर क्या है, कितना बड़ा साइज है उसका, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है वो, बट क्या है, पूरा गैस का बना हुआ है, कोई सरफेस ही नहीं है उसका। और कहां पे भी उसका अंदर एक कहीं ना कहीं तो होगा ही सरफेस, वही उसी की ग्रेविटी तो पूरे गैसेस को पकड़ के रखी हुई है, बट वहां तक कभी कोई जा ही नहीं सकता, और चले भी गया तो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या होता है, 50% से भी अर्थ से कोई बड़े प्लेनेट हुए तो सब क्या होते हैं, गैस जाइंट्स होते हैं। तो रॉकी प्लेनेट खोजना भी बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। जितना भी सन है, सन की एक अंदर की लेयर होगी जो क्या होगी, उसका ठोस कोर होगा जो मिलियन डिग्री सेल्सियस में होती होगी। बाकी उसका जो पूरा आउटर सरफेस होगा ना, वो एक प्रकार के क्या होगा, फ्लूइड या मोल्टेन मैग्मा जैसा ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए फ्लूइड्स को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि यदि हम दूसरे प्लैनेट्स और बाकी की स्टडी करने भी जाएं तो हर जगह क्या है, फ्लूइड्स ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। फ्लूइड कैसे फ्लो करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मतलब मैं एक कंटेनर में पानी को रख देता हूं, नहीं बहेगा। हल्का सा कंटेनर को टेढ़ा किया, मतलब मैं थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हूं, पानी क्या हो जाएगा, बहना चालू हो जाएगा, यदि ऊपर से निकलने लग गया तो। एंड डज नॉट हैव
शेप, फ्लूइड का कोई भी शेप नहीं होता, इनडेफिनेट शेप बोलते हैं इसका। इसका मतलब क्या है कि जिस कंटेनर में फ्लूइड को रखूंगा वो उसका शेप ले लेता है। ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में रखा तो उसका शेप ले लेगा, जैसा भी कंटेनर में रखा, कोन वाले कंटेनर में रखा तो वो उसका शेप ले लेगा। मतलब फ्लूइड्स का कोई शेप नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है, इनडेफिनेट शेप है। सॉलिड्स का क्या होता है, शेप होता है। जैसे ये पेन, ये क्या है, सॉलिड है, इसका मैं शेप चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं किसी भी कंटेनर में रखूं ये अपना शेप रिटेन करके रखे रहेगा। मगर फ्लूइड्स जिस कंटेनर में मैं उसको भर रहा हूं उसका वो शेप ले लेगा। तो डज नॉट हैव शेप मतलब इनडेफिनेट शेप, डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, खुद का कोई उसका शेप नहीं होता, अनलाइक सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स जैसा नहीं होता फ्लूइड बिल्कुल भी। ठीक है, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल, लिक्विड्स क्या होते हैं, शेप ले लेते हैं वेसल का, इन विच इट इज प्लेस्ड। लिक्विड्स क्या होते हैं, जैसे कंटेनर में रखे, जैसी वेसल में उसको रखे, पानी बॉटल में रखे तो उसका शेप ले लेंगे। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है सॉलिड्स और लिक्विड की। यदि मैं किसी लिक्विड को सिलेंडर से किसी सर्कुलर या किसी रेक्टेंगुलर चीज में रख रहा हूं तो जितना वो सिलेंडर में भर रहा था उतना ही वो वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड रहेगी, मतलब उतना ही वो क्यूबिकल बॉडी में भरेगा। दोनों की वॉल्यूम यदि हम देखेंगे तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी, भले उसका शेप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वेयर एज गैस, अब यदि हम गैस की बात करें, जो लिक्विड्स के अंदर क्या आता है, फ्लूइड्स के अंदर क्या आता है, लिक्विड्स भी आता है और गैस भी आता है। तो फ्लूइड्स हम पढ़ रहे हैं तो लिक्विड को भी पढ़ेंगे, गैस को भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि मैं गैस की बात करूं ना तो गैस क्या होती है, फिल्स द एंटायर वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, जिस जगह भी रखे ना उसको वो पूरा भर देती है गैस। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएंगे और वो पूरा उसको फिल कर देगी। जैसे ये रूम है, ये रूम में एयर क्या है, पूरा हर एक कोना क्या करके रखी है, फिल करके रखी है। कोई दूसरी गैस छोड़ दूंगा तो वो पूरी एयर में मिक्स होकर फिल हो जाएगी इस रूम में। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोने में वो सिमटी हुई रहेगी। तो गैसेस क्या करती है, जिस कंटेनर में रखो उसको फिल कर देती है वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव मच लोअर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस। सॉलिड्स और लिक्विड्स की ना कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या होता है ना कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कोई सॉलिड है ये, इसको मैं कैसे कंप्रेस करूंगा, मैं अपने हाथों से तो इसको कंप्रेस नहीं कर सकता। हाँ, इसको बहुत बड़ी मशीन में डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, सीधा क्रश हो जाएगा, ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। और हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा है, इलास्टिक लिमिट तक ही होगा जब तक वो रिस्टोर हो जाए, उसके बाद क्या होगा, वो क्रश हो जाएगा। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की ना बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड जैसे मेन एग्जांपल लूंगा मैं वाटर, वाटर का ना, यदि मैं वाटर जो नॉर्मल प्रेशर में रहता है, जो समुद्र में प्रेशर में रहता है, सी लेवल में, मतलब जो समुद्री लेवल में जो वाटर का प्रेशर रहता है ना वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब जो वातावरण उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाता है। यदि उसी को मैं 1000 कर दूं, मतलब 1000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाऊं वाटर में, तो भी वो क्या होगा बताऊं, एकदम थोड़ा सा कंप्रेस होगा। मतलब एक प्रकार का क्या होता है, वो इनकंप्रेसिबल होता है वाटर भी। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब बहुत कम कंप्रेस होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस को तो मैं पूरा कंप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, मतलब जैसे आप देखिए साइकिल में जब हम हवा भर आते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक पेयर गैसेस के बीच में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो उनको हम दबा के बहुत ज्यादा गैस को क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम पढ़े, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्क मॉडुलस के। ठीक है, लास्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के बारे में बात करूं जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से। शियर स्ट्रेस can change the shape of a solid keeping its volume fixed। shear stress क्या करती है, किसी solid का shape change कर सकती है और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहते हुए। ये चीज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, shear stress can change the shape of solid keeping its volume fixed। the key property of a fluids, fluids की सबसे एक की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, is that they offer very little resistance to the shear stress। मतलब shear force को बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं, shear stress को बहुत कम रेजिस्टेंस देते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये फ्लूइड है, ठीक है, अब क्या है, ठीक है, ये एक कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं हल्की सी भी इसमें shear force लगा दिया ना F, जो क्या करेगी, इसको shear करेगी ऐसे, तो फ्लूइड क्या होगा पता है, सीधा फ्लो होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे लेयर लेयर टूट टूट के क्या होगा, वो सीधा फ्लो होने लग जाएगा। तो थोड़ी सी भी फ्लूइड में shear स्ट्रेस लगाऊं, थोड़ा सा भी shear फोर्स लगाऊं या थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं फ्लूइड में, ठीक है, एक कंटेनर में ऐसे रखा है, हल्का सा भी उसको मैं टेढ़ा किया तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो होने लग जाएगा। तो क्या ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू shear स्ट्रेस, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस देते ही नहीं है shear स्ट्रेस को। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। वाटर क्या होता है, वाटर की विस्कोसिटी एकदम कम होती है, इसलिए हम उसको आइडियल फ्लूइड्स बोलते हैं। जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी एकदम कम होती है।
ठीक है। तो वेरी लिटिल रेजिस्टेंस क्या देते हैं, शियर स्ट्रेस को। मतलब थोड़ी सी भी मैं उसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है, हल्की सी भी मैं फोर्स लगाया, कंटेनर को टेढ़ा किया, तुरंत क्या होगा, पानी क्या होगा, कोई भी फ्लूइड होगा वो क्या होगा, फ्लो होने लग जाएगा तुरंत। लिक्विड तो होने लग जाएगा, गैस तो छोड़ ही दो, खुला रखे तो वो उड़ जाएगी सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं 3 इंट्रोडक्शन में। क्या, लिक्विड शेप चेंजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस। ठीक है, लिक्विड का शेप क्या हो जाता है, तुरंत चेंज हो जाता है। जितनी एकदम छोटी में शियर स्ट्रेस लगाया ना, तो लिक्विड का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक ग्लास लिया और एक दूसरे प्रकार का कंटेनर लिया, हल्का सा भी शियर स्ट्रेस लगाया, तुरंत फ्लो होके इसका शेप लेने लग जाएगा। ठीक है, और लिक्विड्स क्या होते हैं, उनकी लिक्विड्स कैसे होते हैं ना, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लेयर में होते हैं, बहुत पतली 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 लेयर में होती है। ठीक है, लिक्विड्स की हल्का सा भी शियर स्ट्रेस लगाया, एक लेयर टूट के गिर जाएगी, फिर एक लेयर अगली उसके ऊपर आ जाएगी, फिर एक अगली उसके ऊपर आ जाएगी। तो उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती है, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाया उसमें तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसा सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, थोड़ा सा भी शेप उनका शेप चेंज नहीं कर सकती। तो लिक्विड शेप चेंजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब एक प्रकार की मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, शियर फोर्स लगाऊंगा, उसके कारण जो उसमें शेप में चेंजेस आएगा। जैसे एक बॉडी है, इसमें मैं ऐसे फोर्स लगाया, शियर फोर्स, तो इसका शेप कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसा ही फ्लूइड में होता है, हल्का सा भी मान के चलिए कंटेनर है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, हल्की सी भी मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाया, मतलब ऐसा कंटेनर है और उसको मैं हल्का सा भी ऐसे टेढ़ा किया, तो फ्लूइड क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो लिक्विड शेप चेंजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस। ठीक है, द शियरिंग स्ट्रेसेस ऑफ फ्लूइड्स इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो फ्लूइड के बीच की शियर स्ट्रेस होती है, दो लेयर्स के बीच की, ठीक है, वो क्या होती है, मिलियन टाइम्स वीक होती है सॉलिड के मुकाबले। फ्लूइड को मैं हल्का से किया, तुरंत छलक जाएगा। लिक्विड में ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल भी। लिक्विड में अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ेगी, यदि उसको मेरे को शेप चेंज करना है या मेरे को उसको ऐसे मरोड़ना है, तो बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो लिक्विड की जो शियरिंग स्ट्रेसेस होती है वो क्या होती है, मिलियन टाइम्स क्या होती है, स्मॉलर होती है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। अब जब हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, दो प्रकार की ब्रांचेस में डील करते हैं। क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। स्टैटिक्स और डायनामिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक्स मतलब कोई चीज रुकी हुई है और उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, डायनामिक्स का मतलब कोई चीज चल रही है। ठीक है, और हम उसका कॉज भी देख रहे हैं, डायनामिक्स का मतलब मोशन में है और उसका हम कॉज भी देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होगा, द स्टडी ऑफ फ्लूइड। क्या है, ये एक फ्लूइड्स की पढ़ाई है एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में होंगे, इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स भी बोलते हैं। फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रो मतलब एक प्रकार से क्या होता है, वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रोथर्मल पावर ऐसा होता है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, सॉरी हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट करते हैं, डैम्स में जो टर्बाइंस लगे रहती, सब क्या होता है, वाटर को हम बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब फ्लूइड्स के ऊपर स्टडी करना, जो फ्लूइड्स स्टैटिक कंडीशन में, मतलब एक कंटेनर में भरा हुआ है फ्लूइड, ठीक है, एक बड़े से टैंक में भरा हुआ है, तो जब भी एक फ्लूइड ऐसे रेस्ट में होगा, मतलब कहीं भरा हुआ होगा फ्लूइड, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा होगा, और उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे कि इस पॉइंट में प्रेशर क्या है, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस पॉइंट में प्रेशर क्या है, इस पॉइंट में प्रेशर क्या है। ठीक है, कोई फ्लूइड रखा हुआ है तो उसमें कोई चीज बह रही है कि नहीं बह रही है, मतलब सॉरी, उसमें कोई चीज तैर रही है कि नहीं तैर रही, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड बहने लग गया, ठीक है, मतलब एक पाइप से दूसरे पाइप में बह रहा है, ठीक है, कहीं से हम फ्लो करा रहे हैं, कहीं प्रेशर ज्यादा है, कहीं प्रेशर कम है, एक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो कर रहा है, ऊंचाई से नीचे आ रहा है फ्लूइड, या हम ऐसा मोटर लगाए हैं कि नीचे से वो ऊपर जा रहा है, मोटर लगाए हैं हम, ताकि हम अपने घर में पंप लगाते हैं जो वो फ्लूइड को क्या करता है, नीचे से सक करके ऊपर भेजता है। तो वो सब की हम स्टडी किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं उसको हम। तो द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यदि फ्लूइड बहने लग गया, नेम्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स दोनों मिला के क्या बनता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड रखा हुआ है और उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोस्टैटिक एनालिसिस कर रहा हूं, इसमें स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहा हूं, और फ्लूइड बहने लग गया, चाहे वो कैसे भी फ्लो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो ये इंट्रो की चीजें जो हमारे लिए क्या है,
समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थ्रस्ट के बारे में देखते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। क्यों जरूरी है थ्रस्ट पढ़ना हमारे लिए? क्योंकि ऐसा होता है कि जो फ्लूइड है वो क्या करता है, एक कंटेनर की वॉल्स में क्या करता है बताओ, कंटिन्यूअसली थ्रस्ट लगाते रहता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यदि मैं एक बड़े से जार में पानी भर के रखा हूं तो मेरे को उसको उठाने में ताकत लगेगी, और वो क्या होगा, उस कंटेनर की वॉल में यदि हल्का सा भी छेदा हुआ या उसकी वॉल कमजोर रही, तोड़ देगा, पूरा बह जाएगा बाहर। तो इसका मतलब क्या है, वो वॉल्स में क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, कंटिन्यू फोर्स लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है। तो थ्रस्ट हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम जब फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड तो रखा हुआ है, सिंपली स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है, तो उसमें कैसी फोर्स लग रही है, वो जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर की वॉल में कैसा फोर्स लगा रहा है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। देखते हैं डिटेल में क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। यदि फ्लूइड के मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, जो एटम्स मिल मिल के मॉलिक्यूल्स बने, केप्ट इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में रखा हुआ है, आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटी। तो क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, किस कारण, अपनी थर्मल वेलोसिटी के कारण। अब थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, समझते हैं इसको। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि कोई भी चीज, यदि कोई भी बॉडी 0 केल्विन के ऊपर है, मतलब 0 केल्विन से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, 1 केल्विन है मान लीजिए। केल्विन क्या होता है, एक प्रकार का स्केल होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। यदि कोई भी बॉडी 1 केल्विन के ऊपर है ना, 1 केल्विन से ज्यादा, 1 केल्विन टेम्परेचर है उसका, 0 केल्विन नहीं, 1 केल्विन भी उसका टेम्परेचर है ना, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, कंपन करते रहते हैं हमेशा। मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, तीनों प्रकार का मोशन होता है। तो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ना, वो अपने पोजीशन में क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। तो उसी से क्या होता है ना, जब वो वाइब्रेट करते हैं ना, हर एटम्स वाइब्रेट करेगा तो वो आपस में एक दूसरे से घस के फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, और वही फ्रिक्शन ना उस बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड करती है। तो थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है। कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ये पेन को मैं लेता हूं, ठीक है, ये पेन 0 केल्विन में तो नहीं होगा, मेरे को पता है, 1 केल्विन से तो ज्यादा ही होगा। अभी मैं आपको केल्विन बताऊंगा कितनी छोटा होता है। 1 केल्विन मतलब कितना छोटा होगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हमारा रूम टेम्परेचर क्या रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, प्लस में रहता है, ये तो -273 है। मतलब सोचिए कितना कम भी टेम्परेचर हो ना, तो भी वो क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कंपन करते रहेंगे, और वही क्या बताएंगे, उस बॉडी के टेम्परेचर को बताएंगे। जैसे ये पेन की बात करता हूं, ये रूम टेम्परेचर में, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में है अभी इस कंडीशन में, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा कंपन कर रहे होंगे। टेम्परेचर यहाँ का मैं 0 डिग्री सेल्सियस भी कर दूं ना, जमने लग जाएंगी सारी चीजें, तो भी इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटीज का मतलब ही होता है कि हर चीज ना क्या करती है बताऊं, वाइब्रेट करते रहती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आप ले लो, 1 केल्विन से 1 केल्विन के टेम्परेचर में, तो वो क्या होगी, वाइब्रेट करते रहती है। अब ठीक है, तो मैं आपको और एक और चीज बताता हूं। जैसे जो हमारे टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली किस में होते हैं, डिग्री सेल्सियस में होते हैं और फ़ारेनहाइट में होते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं, हम जनरली टेम्परेचर को कब देखते हैं, कभी हम मेजर कर रहे हैं तो जब किसी को घर में फीवर होता है, बुखार होता है, तो थर्मोमीटर लगाते हैं। थर्मोमीटर में क्या होता है, 2 प्रकार से वो टेम्परेचर मेजर करता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। जनरली हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं, 101 बुखार है, 102 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट रहता है। तो जब भी हम टेम्परेचर किसी का नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में नापेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। बट जब हम केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको सिर्फ केल्विन बोलते हैं, डिग्री केल्विन कभी नहीं बोलते। क्यों ऐसा? क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं ना, वो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, किसी रेफरेंस में चलते हैं, इसलिए उसको हम डिग्रीज में बोलते हैं। बट जो केल्विन स्केल होता है ना, वो एब्सोल्यूट स्केल होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी को हम 0 केल्विन में नहीं ले जा सकते, इम्पॉसिबल है उसको लिए, मतलब उसके पूरा मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाएंगे, वो बॉडी फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं 0 केल्विन के बारे में बात करूं ना, तो 0 केल्विन कितना होता है बताऊं, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब देखिए डिग्री सेल्सियस में भी वो कितना नीचे जा रहा है, 0 में तो बर्फ जमने लग जाती है भाई, -1, -3, -4 में तो छोड़ दो। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन होता है। और कोई बॉडी 1 केल्विन में भी हुई ना, तो भी उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे कंपन करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो वही क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी। अब ये कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर में रखा होगा 21 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री, कितने भी 18 डिग्री, कितने भी सेल्सियस में हो सकता है, 10 डिग्री, 0 से तो ज्यादा ही होगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 भी हुआ तो भी बहुत केल्विन है भाई वो। ठीक है, तो इसलिए हर एक
चीज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपन करते रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर की वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, टेम्परेचर, बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आपको, मैंने आपको समझा दिया। तो यदि मैं फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखता हूं तो इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स की थर्मल वेलोसिटी होगी, कंपन कर ही रहे होंगे वो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 0 केल्विन से बहुत ज्यादा है, 21 डिग्री सेल्सियस में होगा मतलब 273 प्लस कर दूं मैं तो कितने ज्यादा केल्विन में होंगे वो। तो वो जो कंपन के कारण क्या होते हैं बताऊं, वो अपना मोमेंटम ना इसकी वॉल को ट्रांसफर करते हैं, जो ये एरो दिखा रहे हैं वही मोमेंटम देते हैं, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी के बारे में पता चल गया। सो दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड, वो क्या करते हैं, हमेशा ठोकते रहते हैं कंटेनर की वॉल को, कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड रीबाउंडिंग फ्रॉम देम, टकराएंगे वापिस आएंगे, टकराएंगे वापिस आएंगे, कंपन तो कर ही रहे, हिल ही रहे, सफरिंग ए चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल टू दी कोलाइडिंग वॉल्स, नॉर्मल टू दी कोलाइडिंग वॉल्स। इसका मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करते रहते हैं, वो दीवार को ठोके तो अपनी एनर्जी दीवार को दे देंगे, कंटेनर की वॉल को, फिर रिबाउंड बैक हो जाएंगे। और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है एक प्रकार की। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बोलती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन दैट डायरेक्शन। तो कंटेनर्स की वॉल को वो स्ट्राइक करते रहते हैं, मोमेंटम चेंज करते रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, एकदम ज्यादा करेंगे तो कंटेनर टूट जाएगा, फिर भी मगर कंटेनर में वो फोर्स तो लगाते रहते हैं फ्लूइड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, नॉर्मल टू दी कोलाइडिंग वॉल, ठीक है। तो ड्यू टू विच, इसी कारण ड्यू टू विच सम नॉर्मल चेंज इन दी मोमेंटम इज ट्रांसफर टू दी वॉल, इसी कारण क्या होता है, कुछ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, वॉल्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो द नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम ट्रांसफर टू दी वॉल ऑफ द कंटेनर, तो जो नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, जो हम कंटेनर की वॉल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द कंटेनर। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आया, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, द नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम, नॉर्मल मतलब बताऊं, नॉर्मल का मतलब ना इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब कंटेनर की वॉल से 90 डिग्री, तीनों जगह में होगा, यहां से ये एंगल 90 डिग्री, नीचे की बात करूं तो यहां से ये एंगल 90 डिग्री, इधर की बात करूं तो यहां से 90 डिग्री, तीनों जगह वो थ्रस्ट दे रहे होंगे, जो तीन रेड एरो दिख रहे हैं वो। नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द कंटेनर। तो समझ में आया, गैसेस भी क्या करेंगे, ऐसी करेगी, गैस भी क्या करेगी, ऐसी करेगी। 0 केल्विन से तो ज्यादा ही टेम्परेचर होगा ना हर गैस का, 0 केल्विन तो हम कर ही नहीं सकते किसी बॉडी को, क्योंकि वो पूरी फ्रीज हो जाएगी, एब्सोल्यूट 0 केल्विन में कोई बॉडी पहुंच ही नहीं सकती, हमारे पास ऐसा प्रोसेस ही नहीं कि किसी को वहां तक ले जाए हम। तो थ्रस्ट के बारे में समझ में आया कि फ्लूइड जिस कंटेनर में रखा रहता है उसकी वॉल को वो थोड़ा 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 कोलाइड करते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिक्विड इन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं कि जब कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो कैसा केस होगा। यहां पे हम एक चीज भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हेन ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। यदि कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जो एक्ट होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी में नेट फोर्स क्या होती है, मतलब ज्यादा उसमें नेट फोर्स 0 रहेगी, इसका मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। जैसे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, कितने की, 10 न्यूटन की, और जस्ट सेम एक अपोजिट फोर्स में यहां से लगा दिया, कितने की, 10 न्यूटन की। तो बॉडी में फोर्स लग रही है मगर बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं मूव कर रही। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, दोनों डायरेक्शन में फोर्स है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी में फोर्स लग रही है मगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब यदि मैं पानी के कंटेनर की बात करूं तो एक कंटेनर में क्या रहता है, ऐसे पानी रखा होगा, ठीक है। तो जो पूरा फ्लूइड है वो इस कंटेनर में ऐसे नीचे फोर्स डालेगा, मगर ये एक रखा हुआ है तो क्या होगा, एक प्रकार से इसको रिएक्शन फोर्स मिलेगी, इसलिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, रेस्ट में, मगर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू दी सरफेस एक्ट करेगी। वॉल्स में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेशन से समझेंगे। तो क्या बोला, व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो नेट फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी लिक्विड, जो नेट फोर्स लिक्विड में एक्ट हो रही होगी, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर
टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, पानी को मैं भर के रखा हुआ हूं, कहां फोर्स लगाएगा वो, नीचे तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिस जगह भी रखा हुआ हूं, यहां पे रख दिया मैं एक टेबल में, तो नीचे की तरफ ही फोर्स लगाएगा अपने खुद के वजन के कारण। ठीक है, तो जब कोई फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, मतलब भर के कहीं रखा हुआ है, तो नीचे तरफ फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अब वो क्या है, नीचे तरफ फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो है 90 डिग्री सरफेस के। ठीक है, तो ऐसी फोर्स लगाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना कंटेनर बनाते हैं। ये अपना एक कंटेनर। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा लिक्विड ऐसे फिल है पूरा। ठीक है, और अभी तो आप ये सब चीज नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो हमने एक कंटेनर में फ्लूइड लिया है और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक फोर्स को क्या करेंगे, ऐसे हम एक नेट फोर्स बना देते हैं F, जो क्या करेगी, सरफेस के साथ क्या करेगी, एक एंगल थीटा बनाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी नेट फोर्स एक्ट होगी वो क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट सरफेस एक्ट होगी। मतलब लॉजिकली एक फ्लूइड को हम कंटेनर में भर दिए तो वो अपने खुद कितनी फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। टेबल में रखे हुए हैं तो टेबल में वजन लगाएगा, टेबल से उसको रिएक्शन मिल रहा होगा, इसलिए वो अपनी जगह में है। फ्लूइड बहुत ज्यादा रहा, अपनी उसकी खुद की फोर्स बहुत ज्यादा रही तो वो तोड़ देगा और नीचे फूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि एक हम नॉर्मल एक F फोर्स बनाए, तो ये F फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल नेट फोर्स लिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि एक टेढ़ी हमने फोर्स ली तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, ये अंदर में ही है। ठीक है, और एक दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos बनता है, और अंदर में क्या होगा, cos थीटा। ये फोर्स क्या होगी, अंदर तक ही होगी। ठीक है, अंदर तक ही बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। F cos थीटा। ठीक है, अब यदि हम यहां बात करें कि कौन सी फोर्स क्या है, तो एक होगा क्या, एक फोर्स है हमारी F cos थीटा, जो क्या है, हमारी टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और दूसरा क्या है हमारा, F sin थीटा। तो जो F sin थीटा है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस फोर्स का। परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे लग रहा है, एक्ट पैरेलल टू दी सरफेस। बोलूंगा कैसे एक्ट कर रहा है, तो सरफेस के पैरेलल। दूसरा F sin थीटा जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो कैसा लग रहा है, एक्ट नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यदि मैं यहां से देखूं तो फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, मतलब कोई भी टेंजेंशियल फोर्स तो अभी उसमें लग नहीं रही है। फ्लूइड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्लो, तो फ्लूइड क्या है हमारा, रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब फ्लूइड रेस्ट में है तो इसका मतलब F cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ, जीरो होगी। फ्लूइड फ्लो तो हो नहीं रहा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा जीरो होगा, तो F cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका मतलब क्या बताता है कि F और cos थीटा को मैं इंटू कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो अब यहां से देखें तो फोर्स तो जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब cos थीटा जीरो होगा। तो इसका मतलब एस F जो होगा वो क्या हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता। इन लोग दोनों का मतलब ये है कि ये दोनों इंटू होके जीरो बना रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी। इसका मतलब F तो नहीं जीरो हो सकती फोर्स, तो मतलब cos थीटा जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो cos थीटा होगा वो जीरो होगा। अब इसका मतलब यदि मैं cos को उधर दे दूं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स जीरो, और क्या होता है 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी ना, तब वो दोनों मिलके क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब F cos 90 डिग्री होगा तभी उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जो पूरी फोर्स है, थीटा का एंगल क्या होना चाहिए, थीटा का एंगल इसका मतलब होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यही बस एक फोर्स होगी और कोई फोर्स नहीं होगी। ठीक है, थीटा का एंगल 90 डिग्री होगा तभी फ्लूइड रेस्ट में होगा, तभी उसका टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगी उसमें। तो यहां पे वो वही चीज को बताता है। ठीक है, तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि जब लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, हेंस लिक्विड, यहां से हम बोल सकते हैं कि जब लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, मतलब रेस्ट में है लिक्विड, तो पूरी फोर्सेस नीचे तरफ लगेगी। परपेंडिकुलर नेट फोर्स जो भी एक्ट करेगी वो ऑलवेज एक्ट
परपेंडिकुलर टू इट सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां पे ऐसे नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगी। और नॉर्मली भी इसको हम समझ सकते हैं कि एक कंटेनर में पानी भर के रख दिया टेबल में, तो उसके पूरा जो उसका वेट है उसके कारण फोर्स क्या लगेगी, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगेगी उस टेबल में, ठीक है। फ्लो नहीं कर रहा है तो इधर उधर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और टेबल से उसको रिएक्शन मिलेगा एक प्रकार का, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से तभी वो क्या होगा, रेस्ट फॉर्म में रहेगा। यदि बहुत ज्यादा पानी भर दिया, उतना टेबल सह नहीं सकता तो टूट जाएगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो समझ में आई ये चीज कि लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में कैसे हम ये चीज को प्रूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्या था, लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन था। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम क्या पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स के बारे में देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल में नया है तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।